नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो देखिए आज हम लोग को जो चैप्टर 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स आपकी फ्लेमिंगो बुक का है। तो आज हम लोग नया चैप्टर यहाँ शुरू करेंगे। देखिए एक इंडियन राइटर अनीश जैन के बाद हमारे सेकंड इंडियन राइटर अशोका मित्रन है। तो ये तमिल राइटर है, खास करके इनकी खास बात ये तमिल राइटर हैं पर इंडियन राइटर हैं। और आज जो स्टोरी है थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टूडियो रिलेटेड, स्टोरी ओरिएंटेड, या फिर कह सकते हैं कि जो पुराने समय में किस तरह से फ़िल्मोग्राफ़ी होती थी, फ़ोटोग्राफ़ी होती थी, उसके विषय में ज़्यादा है। और जो टाइटल है आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स, आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको एक कहें तो जैसे एग्ज़ाम्पल में आप ले सकते हैं कि एक गुलगुले नुमा जो आकृति होती है, जिसको खाने की एक डिलीशियस थिंग कह सकते हैं। अब इसको किस तरह से बताएँ कि यहाँ पर एक डिश की तरह कह सकते हैं, जो ऑफिस में इनके बहुत प्रयोग होती थी, स्टोरी में आप लोग देखेंगे। यदि मैं आपको दिखाना चाहें पैनकेक दिखता किस तरह है, तो ये देखिए। ये आपके पैनकेक की एक पिक्चर है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह का एक पैनकेक जो है दिखता है। ये मतलब कई बंडल ऑफ पैनकेक्स। तो अपने स्टोरी पर वापस आते हैं, तो बताते हैं कि एक तमिल राइटर रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जिमनी स्टूडियोज इन हिज बुक बाय माई ईयर्स विद बॉस, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। तो ये जेमिनी स्टूडियोज़ से थोड़ा रिलेशन रखते थे और इन्होंने अपनी बुक में इनकी जो बुक लिखी है माई इयर्स विद बॉस, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी बातें की है कि किस तरह से जो मूवीज़ हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। भारत में मूवीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एक इंडियन की जनरल लाइफ में। द जेमिनीज स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेट अप इन 1940। 1940 में 1940 में जेमिनी स्टूडियो सेटअप किया गया था चेन्नई में, खास करके। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। देखिए बहुत पुराने समय की बात हो रही है, 1940 में, जब अपना देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, आज़ाद भी नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था। तो कहा जा रहा है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल फिल्मिंग प्रोड्यूशन ऑर्गेनाइजेशन था, एक स्टूडियो था। और इंडियन फिल्म मेकिंग की स्टार्टिंग यहाँ से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हुई थी। देखिए उसके पहले तो दादा साहब फाल्के जी ने शुरुआत कर दी थी इंडियन सिनेमा की, पर यहाँ पर कई स्टूडियो धीरे धीरे सेटअप हो रहे थे विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स फाउंडर वाज एस एस वासन इसके फाउंडर थे। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जिमनी स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन फाइल्स। जो हमारे अशोका मित्रन जी हैं, जो राइटर हैं, इनकी ड्यूटी केवल इतनी थी कि आप न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स हैं, जो न्यूज़पेपर में छपे हुए आर्टिकल्स हैं, जो क्या कहते हैं उसमें कई तरह की चीज़ें छप रही हैं, उनको आप काटिए उनसे जो है मतलब अलग करके, और उनको एक फ़ाइल में स्टोर करते चलिए, जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जहाँ पर वो एक कह सकते हैं एक तरह से उनकी हेल्प भी हो रही थी कि आप मूवी बनाने इसके लिए एक नए-नए इश्यू, नए-नए चीज़ें मिल रही थी उनको, कहीं न कहीं न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स थे। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। कई बार तो ऐसा होता था कि इनको कई बार अपने हाथों से लिखा जाता था, क्योंकि उसमें प्रिंटर नहीं थे, इतनी ज़्यादा कंप्यूटर की डिमांड नहीं थी। ऑल्दो ही ऑल्दो ही परफॉर्म एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जिमनी फैमिली। अब देखिए जो जिमनी स्टूडियोज़ की जो जिमनी फैमिली थी, जो वहाँ पर जितने लोग थे, उनका काम तो बहुत ही नायाब नहीं था, बहुत ही साधारण काम था, लेकिन उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि वो कहीं न कहीं पूरे जिमनी स्टूडियो के विषय में सभी चीज़ें जानते थे, वेल इन्फॉर्म्ड थे। और ख़ास करके उनका एक अलग प्लेस भी था उन सभी लोगों के बीच में। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सरसेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। अब उन्होंने एक किताब लिखी है माई ईयर्स विद बॉस, यानी उनके जो बॉस हैं उनके साथ उनके कुछ वर्ष के विषय में उन्होंने लिखा है। और वही की एक एक छोटी सी सारांश, एक छोटी सी कहानी यहाँ पर ली हुई है। तो स्टोरी पे जाने से पहले थोड़ा-सा हम लोग जो एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, इनके विषय में जैसे डिस्कशन करते हैं, उसी तरह से डिस्कशन करेंगे। ब्ली ओवर का क्या मतलब होता है? ब्लो का मतलब होता है फूँकना, ओवर का मतलब ऊपर से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा कि ऊपर से फूँकना। यहाँ पर फ्रेज़ यूज़ हुए, जब सेंटेंस में जब वर्ड्स को फ्रेज़ के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो उनकी मीनिंग अलग हो जाती है। इसीलिए वर्ड्स की मीनिंग इन द प्लेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा तो मीनिंग भी वर्ड्स की चेंज हो जाती है। तो ब्लू ओवर का मतलब होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि सर के ऊपर से कोई चीज़ जाना या फिर कोई चीज़ समझ में ना आना। वाज स्ट्रक डम्ब। अब डम्ब का मतलब देखिए कई बार इसको यूज करते हैं एज ए स्टेचू की तरह, यानी कि आप मूक बाधिर की तरह दिख रहे हैं। स्ट्रक का मतलब फंस जाना। तो इस तरह से यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन इसका अर्थ होगा यहाँ पर रियल में कि आप एक तरह से आश्चर्यचकित हो गए, आप वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाए। एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक मूर्ति की तरह आप खड़े हुए रह गए। कैटापुल्टेड इनटू
अब कैटापुल्ट जो शब्द होता है, कैटापुल्ट का मतलब गुलेल होता है, जिससे आप लोग कोई न कोई पत्थर को या फिर छोटे से ब्लॉक को खींचकर वहाँ से पुल करते हैं, तो कैटापुल्टेड इनको मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन में चले जाना जहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज़ हो। अ कोर्ट ऑफ मेल, अब मेल जो आते हैं आपको पता ही होगा, जो चिट्ठी आती हैं और जो मतलब कह सकते हैं कि जो सेंटेंसेस आते हैं, जो एड्रेसेस पर जो मेल्स आते हैं, जो एक तरह से मैसेजेस कह सकते हैं। और प्लेड इनटू देयर हैंड्स, अब देखिए हाथों के बीच में खेलना तो यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन मीनिंग तो यही निकल रहा है। लेकिन अब इसको जब इडियम्स की तरह यूज करेंगे, तो फ्रेज की तरह, तो यहाँ पर पता चलेगा कि उनके साथ कोई न कोई चाल चली गई। द फेवरेट हॉन्ट, अब फेवरेट हॉन्ट का मतलब क्या होगा? हॉन्ट का मतलब तो शिकार करना होता है। द फेवरेट हॉन्ट का मतलब एक तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो उनकी, अब यहाँ पर बात मूवी की चल रही है ना, तो एक एक इंस्टांस वहाँ से ले सकते हैं कि हाँ, इनकी यही कोई ना कोई फेवरेट सीन रही होगी, या फिर कोई ना कोई फेवरेट वहाँ पर एक एक्सप्रेशन रहा होगा। हियर अ बेल रिंगिंग, ये तो एकदम सिंपल सा है कि कोई ना कोई उनको बेल रिंगिंग सुनाई दी। और ये बेल रिंगिंग किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकती है, तो इनके जो एग्जैक्ट मीनिंग्स हैं, मीनिंग्स यहाँ पर कंटेक्स्ट के हिसाब से आएगी कि किस सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि सेंस के हिसाब से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, खासकर इंग्लिश में तो पक्का ही है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक रोड्स। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की, जो पैनकेक्स ओरिजिनल में हम लोगों ने जो पिक्चर देखी, वहाँ पर देखी, वहाँ पर खाने की बात हो रही थी, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैनकेक क्या था? ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का, जो कि जिमनी स्टूडियो में ट्रक में भर कर लाया गया था। अब देखिए, आप स्टूडियो में जाते हैं तो वहाँ पर कई तरह की चीज़ें उपलब्ध होती हैं, क्योंकि डिमांड के अनुसार वहाँ पर जिस चीज़ की डिमांड हो जाती है, उसी चीज़ की नीड के हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाता है। तो आपको पता ही है कि मेकअप मटेरियल, मेकअप का मतलब होता है उन चीज़ों का, इनकी जो मेकअप की एग्जैक्ट मीनिंग होती है कि क्षतिपूर्ति करना, कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करना होगा, पर यहाँ पर क्षतिपूर्ति नहीं होगा। यहाँ पर आप सभी लोग समझ रहे हैं कि इससे क्या मतलब है, कि ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। अब देखिए, ग्रेटा गार्बो कौन है? ग्रेटा गार्बो के आगे देखिए ऊपर जो सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिखा है, 1 के नीचे अगर आएँगे तो लिखा है, अ स्वीडिश एक्ट्रेस इन 1954 शी रिसीव्ड एन ऑनररी ऑस्कर फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंस। द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेम्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हू एवर लिव्ड। शी वाज आल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री। बताया जा रहा है कि 1954 में उन्होंने ऑनरी ऑस्कर को भी जीता, और एक खास बात इनकी थी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन हु एवर लिव्ड के नाम से अब ये मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन कही गई थी पूरे वर्ल्ड की। और जो बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री का अवार्ड है, वो भी इनको जाता है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर साइलेंट मूवीज़ बना करती थी। तो बता रहे हैं कि ग्रेटा गार्बो ने हो सकता है इसको यूज़ किया हो। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड, अब गोहर कोई रहे होंगे, उन्होंने यूज़ किया होगा। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद लिखा है कि व्याजायांतिमाला, व्याजायांतिमाला ने भी मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव एवर हियर्ड ऑफ इट। अब रति अग्निहोत्री ने इसके विषय में सुना नहीं होगा। अब ये लोग कौन है, अभी देखिए आगे स्टोरी जब चलेगी तो समझ में आ जाएगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमनी स्टूडियो was in upstairs of the buildings that was believed to be have been Robert Clive's stables। अब देखिए, रॉबर्ट्स क्लाइव, आप सभी को पता है कि रॉबर्ट्स क्लाइव जो हमारे थे वो गवर्नर थे, लेकिन यहाँ पर देखिए रॉबर्ट्स क्लाइव की जो स्टेबल्स की बात करी, कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहाँ था? जिमनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट अपस्टेयर्स था, दी मतलब सीढ़ी के ऊपर था, ऊपर था, एक तरह से कह सकते हैं सेकंड फ्लोर पे था। और बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव रॉबर्ट्स बिन स्टेबल्स। डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। अब रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे, उनके रेजिडेंस के विषय में यहाँ पर बात हो रही है कि उनको कहा जा रहा है कि उनके एक तरह से जो तहखाने थे, स्टेबल्स का मतलब स्टेबल तो सही से घोड़ों को रखने के लिए होता है, और कह सकते हैं कि एक भवन तरह की जो आकृति थी, जो इंस्ट्रूमेंट की तरह की आकृति थी, उस हिसाब से यहाँ पर इनके कई भी और भी कई ठिकाने थे। रेजिडेंस का मतलब होता है जो वहाँ पर रहने के लिए जगह होती है। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन एवर ब्रीफर स्टे इन मद्रास, मतलब कि कहा जा रहा है कि एक छोटी सी ज़िंदगी के लिए उन्होंने यहाँ पर मद्रास में उन्होंने रहना रहना पसंद किया। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास। बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो जीवन थी, अपना जो जीवन की जो शैली थी, जो जीवन निर्वाह किया उन्होंने उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर उधर मूविंग करते हुए, मतलब कहीं न कहीं चलते फिरते हुए कई जगह उनको आना जाना पड़ता था, कई ज़्यादा उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके साथ
जो उन्होंने मैरी किससे किया? एक मेडन से। मेडन का मतलब होता है जो हू एवर नॉट इवन मैरिड, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि नौ युवती जिसकी शादी ना हुई हो, कुंवारी। इन सेंट मैरी चर्च में उन्होंने शादी की। और कहाँ पर शादी की? फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि जो फोर्ट था, जो किला था, उसमें सेंट मैरी चर्च था और वो मद्रास में था। वहाँ पर उन्होंने शादी की। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स। कहा जा रहा है कि अब देखिए, सैलून कोई नॉर्मल सैलून हो, जो नाई की दुकान होती है, वहाँ पर भी कई मिरर्स होते हैं, वहाँ पर भी कई लाइटिंग की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर तो स्टूडियो की बात हो रही है, तो स्टूडियो में कई तरह से, कई एंगल से लाइट लगाई गई थी, कई तरह से मिरर्स लगाए गए थे ताकि क्लियर व्यू आए। अब आप जब नाई की दुकान में जाते हैं और वहाँ पर मिरर्स देखते हैं, तो मिरर्स का एंगल्स एकदम एग्जैक्टली सेट होता है कि आप आगे और पीछे दोनों की चीज़ें देख सकें अपनी। देवल और इनकैंडिसेंट लाइट्स। अब देखिए, दो तरह की बल्ब्स होती हैं, एक इनकैंडिसेंट होती हैं, एक फ्लोरोसेंट बल्ब होती हैं। तो इनकैंडिसेंट बल्ब उनको कहा जाता है जिसमें आप देखते हैं जो बल्ब होती है, बल्ब के अंदर टंगस्टन और फिलामेंट, टंगस्टन और जो नाइक्रोम का फिलामेंट लगा होता है, उसको इनकैंडिसेंट लाइट कहा जाता है। और फ्लोरोसेंट लाइट उन लाइट्स को कहा जाता है जिनके अंदर गैस भरी होती है, जैसे सीएफएल्स, आपकी क्लोरोफोरो सल्फर की जो सीएफएल्स की जो क्लोरीन फ्लोराइड की जो लाइट्स होती हैं, उनको सीएफएल्स कहा जाता है। और वो फ्लोरोसेंट लैंप्स होती है और ये इनकैंडिसेंट लैम्प लाइट्स है। सो यू कैन इमेजिन द फायरी misery of those subjects to makeup. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. अब कहा जा रहा है कि आप इससे सोच सकते हैं कि किस तरह से मेकअप में उनको कितनी दिक्कत होती होगी, या फिर मेकअप की क्या माजरी है। जो यहाँ पर माजरी का मतलब कह सकते हैं कि तरह से प्रॉब्लम, माजरी का मतलब सही से गरीबी होता है, पर यहाँ पर गरीबी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ली गई है। और कहा जा रहा है कि इसके पहले एक बंगाली इसको हेड करते थे, मेकअप रूम को, इस डिपार्टमेंट को, लेकिन उनके लिए स्टूडियो बहुत बड़ा था और उन्होंने इसको बाद में छोड़ दिया। उसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाई धरवार कंडादिगा एंड एन आंध्रा। कहा जा रहा है कि उसके बाद उनको, जब वो चले गए उसको छोड़ करके, तो एक महाराष्ट्रियन आए जिनका नाम था अ, धरवार कन्नाडिगा, और एक एन आंध्रा मद्रास इंडियन सिटी क्रिश्चियन। अब बताया जा रहा है कि उसके बाद एक मद्रास के जो इंडियन क्रिश्चियन थे, एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। तो कितने लोग देखिए आए यहाँ पर इसको सक्सीड करने के लिए, और इतने लोग आते आते चले गए। इसमें आप लोग को विशेष इसमें सभी के याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। जो क्वेश्चंस बनते हैं पोएट्स और जो भी आपकी आगे स्टोरी लाइन में आएंगी उनके ऊपर बढ़ते हैं। और यहाँ से कई बार करेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है, तो इतना ज़्यादा करेक्टर स्केच इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाता। ऑल दिस शोज दैट वर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर एआईआर। अब देखिए, एआईआर हो सकता है उसमें स्टेब्लिश ना हुआ हो, तो बताते हैं कि जो जितने भी शो थे, ये ज़्यादातर राष्ट्रीय एकता के ऊपर ज़्यादा बात करते थे, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। क्यों? एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। दूरदर्शन ने भी इसी चीज़ को शुरू कर दिया था कि नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जाए। लेकिन क्यों? क्वेश्चन राइज होता है। तो एकदम क्वेश्चन सिंपल सा है कि 1940 में जब स्टूडियो सेटअप हुआ, तब उस समय हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। और जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो उस समय नेशनल इंटीग्रेशन ही एक बड़ा मुद्दा था कि देश नहीं टूटने पाए और देश में जो अंग्रेज हैं इनको बाहर कर दिया जाए। इनसे कैसे न कैसे करके हम लोग इनको अपने देश की मुक्ति करें। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप men and could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। कहा जा रहा है कि जो नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप की जो टीम थी, जो गैंग थी, ये किसी भी अच्छे भले दिखने वाले पर्सन को एक ऐसा मॉन्स्टर बना देती थी जिसके ऊपर ट्रक्स ऑफ लोड्स ऑफ पैनकेक्स, यानी कि जो मेकअप का सामान इतना ज़्यादा लगा दिया जाता था कि उसको पोषण और लोकल लगाकर लोशन लगा करके, मतलब इतना ज़्यादा उसको भयानक, एक भयावह राक्षस के रूप में तैयार कर देती थी कि इसको मत पूछिए। अब इसको कहीं न कहीं आपके जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, ये कहीं न कहीं एक सटायर कर रहे हैं। क्यों? क्यों सटायर कर रहे हैं? क्योंकि मेकअप का मतलब ये होता है कि आप किसी भरपाई की पूर्ति करें, और यहाँ पर उल्टा कह दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक रियलिटी दिखाते हैं, जो सोसाइटी की रियलिटी छिपी हुई है, इसको भी कहीं न कहीं एक हाइलाइट करते हैं। दोज़ वर द डेज़ ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स एंड ओनली 5% ऑफ द फ़िल्म्स वाज़ शॉट आउटडोर्स। अब देखिए, उस समय इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, टेक्निकलिटी की इश्यूज़ थी, प्रॉब्लम्स थी कंप्यूटर्स की, और एडिटिंग और शूटिंग की बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो उसमें इंडोर शूटिंग ज़्यादा फेमस थी। आउटडोर शूटिंग केवल 5% हुआ करती थी, वो भी बहुत खास सीन हुआ करता था, तो केवल उसके लिए।
I suppose the sets and studio light needed a girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. अब कह रहे हैं कि अब जब सेट को पर जो स्टूडियो लाइट्स थी, वो क्या चाहती थी कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो अगली लुक करें, खराब लुक करें। क्यों? ताकि जो मूवी की प्रेजेंटेशन है उसको अच्छा बनाया जा सके। अब यहाँ पर देखिए इन लोग का एक सिस्टम होता है कि या वजह से अगल-बगल खराब चीज़ें रखी हैं और कोई न कोई एक बीच में अच्छी चीज़ रख दी जाए, तो फ़ोकस ज़्यादातर अच्छी चीज़ पर जाता है और वो अच्छी चीज़ और भी अच्छी लगने लगती है क्योंकि उसके अगल-बगल खराब चीज़ें हैं। ताकि इससे क्या होता है कंपैरिज़न एक डेवलप होता है और वहाँ पर जो चीज़ अच्छी कम दिखनी चाहिए थी वो खराब के चक्कर में और ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके ₹100 ले लिए जाएँ कि 1000 तो आप कहेंगे भाई मेरे ₹100 ही लिए जाएँ। तो अब उनको ₹100 ही लेना था लेकिन उनको केवल कंपैरिज़न के लिए 1000 बता दिया गया ताकि आप कंपेयर कर दें कि आपको लगेगा कि मुझसे कम पैसे लिए जा रहे हैं पर उनका जो टारगेट था वो टारगेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक जो रोल का मेन थीम है हीरो-हीरोइन यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसको अच्छा दिखाना ही यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव रहता है डायरेक्टर का भी। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वर मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक हायरार्की थी मेकअप डिपार्टमेंट की, एक लेवल ऑफ सीरीज़ चलती थी। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। अब जो चीफ मेकअप मैन थे वो चीफ जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते थे, जो प्रोटैगनिस्ट होते थे उनको अगली बनाते थे। क्यों? हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड द हीरोइन। जो उसके सीनियर असिस्टेंट थे मतलब जो उनके चीफ मेकअप मैन के जो सीनियर असिस्टेंट थे वो सेकंड हीरो और सेकंड हीरोइन को और उसके साथ ही जो जूनियर असिस्टेंट थे वो मेन कॉमेडियन और बन जाते थे द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक हायरार्की को यहाँ पर बताने की प्रयास किया जा रहा है कि जो चीफ मेकअप मैन आपका था वो सबसे ऊपर था और वही कहीं न कहीं चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को क्या करता था मेकअप का जो सामान दिया करता था और उनको अगली बनाता था। क्यों? क्योंकि ये सटायर किया जा रहा है और जो उनके उसके थोड़ा नीचे जो लेवल था वो जो उसके नीचे पोस्ट थी वो सीनियर असिस्टेंट की थी। उसके बाद जो उसके नीचे थी वो जूनियर असिस्टेंट थे। उसके बाद कॉमेडियन और उसके बाद जो जितने बचे हुए आते थे सो फोर्थ मतलब जितने रेसिडुअल बचे हुए। द प्लेयर्स हू प्लेड द क्राउड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉफी बॉय यानी कि जो प्लेयर्स जो अ, आपके भीड़ भाड़ का काम करते थे वो कहीं न कहीं जो ऑफिस बॉय हुआ करते थे वही जो है काम में उसमें ले लिए जाते थे। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। मतलब कह रहे हैं कि अब देखिए मेकअप डिपार्टमेंट का जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसके पास भी एक ऑफिस बॉय है। मतलब कितनी खास बात है। ऑन द डेज when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paints in a giant vessel and slapping it on the crowd players। बताया जा रहा है कि जब आप क्राउड शूटिंग करते हैं, जब भीड़-भाड़ के बीच में शूटिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो एक बड़े बर्तन में कुछ पेंट्स को लेकर के, उनको मिक्स करके, उसको क्या कर रहा है, क्राउड प्लेयर्स के ऊपर स्लैप कर रहा है, उनको लगा रहा है। द आइडिया वाज़ टू क्लोज़ एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। अब ये देखिए कितने सटायरिकल वे में इसको एक्सप्रेस करते हैं हमारे जो है ऑथर जी कि देखिए कि आप बता रहे हैं कि मेकअप कर रहे हैं पर आइडिया क्या है कि जो जितने भी पोर्स हैं जो आपके फेस पर सरफेस के पर जो उनके पोर्स हैं जो उनके छेद हैं उनको मेकअप करके बंद कर दिया जाए और अच्छा दिखाया जाए मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि उसको मेकअप की तुलना वो पेंट से कर रहे हैं रियलिटी दिखा रहे हैं कि देखिए रियल को छुपा करके कहीं न कहीं नकली चीज़ें दिखाई जाती हैं। ही wasn't एग्जैक्टली अ बॉय, ही वाज इन हिज अर्ली 40s। अब वो बॉय नहीं था। आप देखिए एक नेक्स्ट लेवल का सटायर कि जो आदमी 40 साल का हो उसको बॉय कहते हैं, ऑफिस बॉय मतलब ये सटायर ही तो है कि कितने कंट्रास्टिंग सिचुएशन है। Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor on a screen top writer, director or lyrics writer, he was a bit of a poet। जो आपके टाइटल था चैप्टर का वो आ गया कि पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट कौन है यहाँ पर जो 40 इयर्स का जो पर्सन है वो आया था स्टूडियो में बहुत साल पहले। क्यों? ताकि वो एक स्टार एक्टर बन जाए और स्टार एक्टर कैसा टॉप स्क्रीन राइटर बन सके, एक डायरेक्टर बन सके, लिरिक्स राइटर बन सके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पोएट की फीलिंग थी। वो कहीं न कहीं अंदर से एक पोएट था। पर हुआ क्या कि ऑफिस बॉय बनकर रहेगा और आज उसको काम दिया गया कि आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ जा करके 1 किलो पेंट लेकर के उसको चेहरे पर पोतिए ताकि लोग बदसूरत दिखें। अब टारगेट तो वहाँ पर अच्छे दिखने का है पर जब आप रियलिटी को छुपा दिए तो रियलिटी छुप गई तो नकली चीज़ कोई अच्छी चीज़ थोड़ी हो सकती है। इन दो डेज़ आई वर्क इन अ क्यूबिकल, 2 होल साइड्स ऑफ ए व्हिच वर फ्रेंच विंडोज़। अब देखिए क्यूबिकल उसको कहते हैं जैसे आप मान लीजिए कोई कमरा हो और उसकी थोड़ा क्यूब शेप में उस मतलब वो के ऑफिस की तरह दिखता हो जिसमें 2 तरफ जो थी वो फ्रेंच विंडोज़ थी। अब
आपके ऊपर बात हुई कि रॉबर्ट क्लाइव के जो घर था, जो उनके बचे हुए स्टेबल थे, उनमें जो है ये लोग रहते थे, तो बात सिंपल सी है कि बाहर की चीज़ें प्रयोग हुई, तो फ्रेंच विंडोज़ बताया जा रहा है कि आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। अब देखिए, उस समय उनको ये पता भी नहीं था कि इनको फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। अब इतने दिन तक कोई आदमी रहा हो और उसके बाद उसको पता भी नहीं हो, तो एक आयरॉनिकल बात हो रही है कि सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क टीयरिंग आउट न्यूज़पेपर्स इन डे एंड आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अब देखिए, कई लोग देखते थे कि मैं अपने डेस्क पर बैठा हूँ, न्यूज़पेपर दिन और रात मतलब पढ़ रहा हूँ। डे इन का मतलब होता है दिन और डे आउट का मतलब होता है रात। तो डे इन डे आउट मतलब लोग यही सोचते थे कि मैं तो भैया कुछ ही कर ही नहीं रहा हूँ, दिन भर बैठ के पेपर पढ़ता हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, और लगता था कि मेरे बॉस भी ऐसा ही सोचते हैं कि दिन भर बैठ के केवल मज़ा करता है और कोई काम धाम इसको नहीं करना। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन कुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो किसी ने सोचा कि क्यों न क्यों इसको एक अच्छा काम दे दिया जाए, और ये जो है एक एक्सटेंडेड लेक्चर की तरह, मतलब कह सकते हैं कि जब कहा जाता है कि आपको एक कोई काम ना कर रहे हो तो कहा गया कि चलो भैया तुम कुछ भी करो, ऐसा इधर उठा उठा लिए। अब लोग क्या है कि लोग आपको बैठा देख नहीं सकते, उनको अपने सुख से मतलब नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा टांग अड़ाते हैं और उसी में वो परेशान रहते हैं। अगर अपने सुख में रहें तो कहीं न कहीं वो हैप्पी फ़ील करें, लेकिन उनको अपने सुख से मतलब ही नहीं है, दूसरे के सुख में ज़्यादा उलझे रहते। तो वही हाल यहाँ पर हुआ। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी enlightened on how great literary talent was being allowed to go to waste in a department fit only for barbers and perverts। तो बताया जा रहा है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय है, उसने क्या सोचा कि मुझे कहीं न कहीं ये बताया जाए, मुझे इनलाइटेंड किया जाए, मेरे अंदर ये जागृत भावना उत्पन्न की जाए कि किस तरह से जो एक लिटरेरी टैलेंट है, उसको आप बेकार में एक ऐसे डिपार्टमेंट में फिट करके वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर केवल बार्बर्स या बार्बर्स और परवर्स हैं। बार्बर्स का मतलब नाई और परवर्स का मतलब जो पागलपन, आधे पागल कह सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ को चाहता था कि वो बताए, और उसके अंदर जो अंदर पोएट की फीलिंग थी, वो कहीं न कहीं वो बाहर आ रही थी, जिसके लिए वो आया था और यहाँ पर जिसके लिए वो काम कर रहा था। सून आई वाज़ प्रेइंग फॉर क्वाइट शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम दिस हिज इफेक्ट्स। तो एक जो लेक्चर की बात उन्होंने पहले की, एक्सटेंडेड लेक्चर, तो एक्सटेंडेड लेक्चर उनको वो आपस में मिलने लगे उस आदमी के हिसाब से। तो वो सोच रहे थे कि भाई चलो क्राउड शूटिंग हो जाए, हमेशा क्राउड शूटिंग चलते रहे, तो कम से कम मुझे जो इसकी लंबी गाथाएँ हैं, जो एपिक्स हैं, एपिक्स का मतलब गाथाएँ होती हैं, लंबी गाथाएँ, उनको ना सुनना पड़े। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the wake up department was convinced that all his woes in Chomini and neglect were due to कोथामंगलम सुब्बू। अब देखिए, आपका जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर था वो आ गया। जो टर्म यहाँ पर आया है इंजोमिनी, इंजोमिनी का मतलब होता है कि आप जैसे कह सकते हैं कि एक तिरस्कार की भावना, फिर घृणा करना, फिर एक एनोनिमस जैसे दुश्मनी कह सकते हैं, एनिमी। जब तिरस्कार की भावना होती है तो अपमान होता है, तो इंजोमिनी वहाँ पर यूज कर लेते हैं, और ओज का मतलब भी दुश्मन ही होता है। तो कहा जा रहा है कि जितने भी उस आदमी की फ्रस्ट्रेशन थी ना, जो पोएट बनना चाहता था, वो केवल केवल एक ही आदमी के कारण थी, और वही आदमी उसको कहीं न कहीं एंगर दिलाता था, और कौन था? कोठामंगलम सुब्बू। क्यों? क्योंकि सुब्बू वाज़ द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। अभी ऊपर बात हुई कि एक हायरार्की डेवलप हुई थी जेमिनी स्टूडियोज़ में, वो कहीं न कहीं एक लेबल्स में काम करते थे, तो नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियोज़ में कोठामंगलम सुब्बू। और ही कुडन्ट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फ़िल्म दैन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। मतलब कि उसके पास भी कोई ऐसा नहीं था कि एनकरेजिंग ओपनिंग हो, या फिर बहुत ही उत्साह करने वाली उसके साथ ओपनिंग रही हो जब फ़िल्म्स में वो आया था। तो वो भी एक ग्रोन अप मैन की तरह था, जो हमारा बॉय है, जो ऑफिस बॉय, उसी की तरह वो कहीं न कहीं वो भी था। ऑन द कंट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर। तो कहा जा रहा है कि बावजूद इसके कि इसके विपरीत उसने जो है बहुत ही अनसर्टेनिटीज़ और डिफिकल्ट टाइम्स देखे, जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, तो उसको कभी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी। देयर वाज नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि कोई भी पहले प्रोड्यूसिंग स्टूडियो रहे हों, या फिर कोई फिल्मिंग प्रोडक्शन कंपनी रही हो। तो वही चीज़ बता रहे हैं। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव एन had an appreciable lead over our boy।
तो बताया जा रहा है कि अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए तो उसमें सुब्बू जो है ऐसा नहीं था कि हमारे ऑफिस बॉय से बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण अ वर्च्यू इंडीड, मतलब कि कहा जा रहा है कि एक वो ब्राह्मण में कुल में पैदा हुआ था, तो इसी वर्च्यू के कारण, इसी स्पेशलिटी के कारण वो शायद एक स्पेशलिटी वास्तव में थी भी। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपुल, इसी कारण शायद वो एक अच्छे जगह पर, अच्छे समाज पर, एक अच्छे प्लेस पर एग्जिस्ट करता था। He had the ability to look cheerful at all times, even after having a hand in flop film. तो कहा जा रहा है कि उसके पास भी क्या थी, एबिलिटी थी कि वो चेयरफुल मतलब चेयरफुल दिख सकता था हमेशा की तरह। और उसके पास एक फ्लॉप फिल्म्स की, एक कह सकते हैं कि एक तरीका भी था, एक उसकी एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस उसके पास था कि वो कहीं न कहीं उसके एक कुछ फ़िल्म्स उसकी फ्लॉप भी गई थी। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, हमेशा वो दूसरों के लिए काम करता था। देखिए, जो यहाँ पर वर्च्यू की बात आई कि वो ब्राह्मण था, तो यहाँ पर एक चीज़ कहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप किसी के पोजीशन की जजमेंट उसके कास्ट या फिर उसके क्रीड या फिर रिलीजन से नहीं कर सकते। उसकी जो मेन एबिलिटी होती है, जो उसका इनकरेजमेंट वर्क होता है, जो उसकी स्किल्स होती हैं, उस पर डिसाइड करना चाहिए कि वो कैसा है। आप पहले भी यही होता था, लेकिन उसके बाद कास्ट रिजिडनेस ज़्यादा जब बढ़ गई तो कास्ट के बेसिस पर काम होने लगे। तो वो चीज़ें अलग कि वो सोसाइटल चेंजेस के कारण हुए, कुछ कारण नहीं हुए, पर इस तरह आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका हो जाता है। तो वहीं पर यहाँ पर बात हो रही है कि ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, मतलब वो अपने से कभी कोई चीज़ नहीं करता था, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज। लेकिन जो उसकी लॉयल्टी थी, जो उसकी आइडेंटिटी थी, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से चेंज हो गई थी, और जो उसकी क्रिएटिविटी थी, हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, यानी कि जो उसके मूलभूत कार्य थे, जो उसकी ओन इंस्टिंक्ट थी, उसका उसने कभी यूज़ नहीं किया, और हमेशा ही कहीं न कहीं उसने दूसरे के लिए काम करना ज़्यादा पसंद किया। ही वाज़ टेलर मेड फॉर फ़िल्म्स, यानी कि वो टेलर मेड हुआ करता था फ़िल्म्स में। और हियर वाज़ अ मैन हू कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। आप कह सकते हैं कि ये इस तरह का आदमी था कि इसको अगर कमांड दे दिया जाए, इसको एक तरह से आदेश दिया जाए, तो बहुत इंस्पिरेशन फ़ील करता था, यानी कि वो कमांड लेने के लिए स्टार्ट रहता था। द राइट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene. देखिए, जो रैट फाइट थी, कहा जा रहा है कि एक जो चूहों की लड़ाई थी, और जो टाइग्रेस अंडर वाटर में जाती है, मतलब एक जो चीते की जो फीमेल चीता जिसको कह सकते हैं, फीमेल बाघ जो थी, वो अंडर वाटर जाती है और उसको मारती है, और उसके बाद फिर जो अपने बच्चे हैं, जो उसके कप्स हैं, उनको जो है लाती है, और उसके बाद उसको लविंगली मतलब टेंड करती है, उनकी तरफ एक अट्रैक्शन से, भाव से, लविंग तरीके से देखती है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, उसको ये नहीं पता था कि उसको सीन कैसे करना है। तो हुआ क्या कि जब ये सब बात चल रही थी कि किस तरह से सीन करना है, तो द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ राइट पावरिंग अफेक्शन ऑन इट विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। तो कह रहे हैं कि अगर प्रोड्यूसर ने एक बार कह दिया कि सुब्बू तुमको ये काम करना है", तो सुब्बू जो है इस तरह के कई तरह के 4-5 तरीकों के साथ आ जाएगा, और खुद ही मतलब कह सकते हैं कि एक रैट पॉइंट इन्फेक्शन की तरह एक विक्टिम ऑफस्प्रिंग, जो विक्टिम ऑफस्प्रिंग क्या है, मतलब जो शेरनी के बच्चे हैं वो ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होते हैं, और विक्टिम्स के जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्शन की तरह वो दिखाने लगेगा। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। तो कहा जा रहा है कि हाँ, ये जो आपने बताया है कि ये अच्छा तो है, पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। तो कहा जा रहा है कि सुब्बू को अगर प्रोड्यूसर कह रहे हैं, तो सुब्बू कहीं न कहीं और 14 और अल्टरनेटिव्स के साथ 14 और नए तरीकों के साथ उसके समक्ष हाज़िर हो जाएँगे। तो आप बता रहे हैं कि किस तरह से सुब्बू एक क्रिएटिव माइंडेड था, पर बिना डिमांड के, बिना कमांड के वो कभी भी एक्ट नहीं करता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu। तो कहा जा रहा है कि जब सुब्बू आपके आसपास होता था तो फिल्म मेकिंग ईज़ी हो जाती थी, और यही था जिसने, सुब्बू ने ही जिम्नी स्टूडियोज़ को एक सही डायरेक्शन और सही डेफ़िनेशन दी, क्योंकि उसके पास आइडियाज़ थे, क्रिएटिविटी थी। और सुब्बू की जो एक सेपरेट आइडेंटिटी थी एक पोएट की तरह, तो कहीं न कहीं एक वो
इससे भी और हाई क्वालिटी डिज़र्व करता था, वो एक हायर फॉर्म्स को डिज़र्व करता था, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि उसको उसने जो है एक एक ऐसा कार्य चुना जो उसके साथ शायद डिलिबरेटली फिट ना हो। ही डिलिबरेटली चोज़ टू एड्रेस हिज़ पोएट्री टू द मासेस। उसने सोचा था कि मैं अपने पोएट्री को बहुत लोगों तक हम पहुँचाऊँगा, पर पता नहीं क्या कारण था। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट, यानी कि जब उसकी जो फ़िल्म्स जो सक्सेस थी, उसने उसको कहीं न कहीं अंदर से ज़्यादा ही कुछ बड़ा बना दिया, ओवरशैडो हो गई। और उसके बाद हुआ क्या, जो उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स थे जिनके कारण वो पोएट्स बनना चाहता था, वो कहीं न कहीं और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट। अब जो उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स है, जो उसकी पोएट्री की तरफ, दुनिया की तरफ जो उसका रुझान था, वो कहीं न कहीं कम हो गया। ड्राफ्ट का मतलब बौना होना या फिर कम होना। और उसके जो क्रिटिक्स थे, वो भी कहीं न कहीं यही चीज़ फ़ील करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन एंड आल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग नॉवेल थिलाना मोहानंबल। कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ फ़ोकलेंस भी लिखे, फ़ोकलोरेंस इसको कहते हैं, जिससे आप लोक कथाएँ कह सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ओरिजिनल स्टोरीज़ भी लिखे, कुछ फ़ोकलोन्स भी लिखे, कुछ नॉवेल्स भी लिखे और डज़न ऑफ वेरी डेप्थली इट्स कैरेक्टर। कह सकते हैं डेप्थली इट्स का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अ, स घुले हुए और सघन, मतलब स्ट्राइकन और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के विषय में उन्होंने लिखा। He quite successfully recreated the mood and manner of देवदासीज़ of the अर्ली 20th सेंचुरी। तो जो देवदासी होती थी, देवदासी मंदिरों में खासकर रहा करती थी और ए, भगवान की पूजा अर्चना और भगवान की सेवा किया जा करती थी। तो उसने जो है सक्सेसफुली उसने ऐसा एक क्रिएट किया मूड को, और एक जो मैनर होता था उसी मैनर में उसने एक्ट किया। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ऐसे इधर उधर चलने वाला कोई आदमी हो, जो मन हुआ हो गया, ऐसा नहीं था। ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स, वो कभी भी लीड रोल्स के लिए एस्पायर नहीं हुआ करता था कि हाँ नहीं मुझे करना ही है। बट वट एवर सब्सिडरी रोल्स ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन सपोज्ड मेन प्लेयर्स। तो कहा जा रहा है कि उसने कभी मेन रोल्स के लिए जिद नहीं पकड़ी, पर उसने जो भी सब्सिडरी रोल्स थे, जो उसके नीचे के रोल्स उसने किए, और उसने मेन प्लेयर से अच्छा परफॉर्म किया। जो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी होता है, उससे अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया। क्यों? क्योंकि सही में वो ट्रू एक्टर था। हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वाज ए परमानेंट रेजिडेंट फॉर डजन ऑफ नियर एंड फॉर रिलेशन एंड एक्वाइंटेंस। तो कहा जा रहा है कि वो बहुत ही एक अच्छा एक्टर था, और उसका जो रेसिडेंट था, जहाँ पर वो रहता था, वो वहाँ पर कई लोग उसके रिश्तेदार और उसके जो दोस्त यार थे, वो रहते थे। इट सीम्स अगेंस्ट सुब्बू नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम। तो कहा जा रहा है कि उसका सुब्बू का नेचर इतना बढ़िया था कि वो कई लोगों को खाना पानी तो खिला ही रहा था, और उनके साथ कई लोगों की सपोर्ट भी कर रहा था, जो शायद सबके बस की बात नहीं थी। सच चैरिटेबल एंड इम्प्रोवाइडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज। इसके बावजूद, इतना अच्छा आदमी, उसके बावजूद उसके भी दुश्मन थे। क्यों? व्हाट इज बिकॉज इट सीम्स सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। इसका कारण हो सकता है कि वो बहुत ही क्लोज और इंटीमेट था बॉस के। तो बॉस के क्या क्लोज और इंटीमेट रहना, ऐसा तो है नहीं, दुश्मन पैदा कर देगा। तो कहा जा रहा है कि और वाज इट जनरल डिमेन्योर दैट रिसेंबल्ड अ साइकोफेंट, यानी कि डिमेन्योर का मतलब बिहेवियर होता है, साइकोफेंट का मतलब जो थोड़ा सा सनकी हो। तो कहा जा रहा है कि जो उसका सामान्य बिहेवियर था, वो कहीं ना कहीं एक साइकोफेंट की तरह केवल रिसेंबल करता था। तो क्या कारण इसका हो सकता है? और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर हो सकता है कि वो हमेशा हर चीज़ को नाइस बनाता हो, हर चीज़ के साथ एक नए आइडियाज़ को लेकर आता हो, हर चीज़ एक क्रिएटिविटी के साथ एक्सप्लेन करता हो। ये कारण हो सकता है। तो कारण रहे होंगे। तो आज हम यहीं तक कवर करेंगे, क्योंकि फिर अगले वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे, नहीं तो वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा, कोई कमेंट हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही हम लोग चलेंगे, देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट को। जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम।